हेलो एवरीवन, CGPSC ABCD में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की भर्ती जो 2023 में होने वाली है, उसका एडमिट कार्ड आ गया है। एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है कि 24 जून 2023 को एग्ज़ाम होने वाला है। इसका एडमिट कार्ड आ गया है। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं यूट्यूब के कम्युनिटी में भी दे दिया हूं, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी वहां से भी आपको एक लिंक के द्वारा क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश या फिर अंग्रेजी, जो कि श्रम विभाग या फिर श्रम निरीक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें एक अंग्रेजी का चैप्टर है जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपकी अभी तक इंग्लिश के बारे में अच्छा खासा तैयारी कर लिए होंगे। यदि अभी तक आप इंग्लिश का पढ़ाई भी नहीं किए हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे आप कौन कौन से टॉपिक को पढ़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और अभी जैसे कि आपको पता है कि मात्र 5 से 6 दिन का ही समय रह गया है, और इस 5 से 6 दिन में भी आप इंग्लिश को अच्छा खासा, मतलब अगर 10 में से 6-7 तो आप स्कोर कर सकते हैं। मैं वो टॉपिक्स आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले 2018 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि 2018 के श्रम विभाग की जो भर्ती आई थी उसमें जो प्रश्न पूछा गया था इंग्लिश में, उन सारे प्रश्नों का पहले हम डिस्कशन करेंगे, उसका आंसर का हम एनालिसिस करेंगे। इसके बाद मैं वीडियो के अंत में आपको ये बताऊंगा कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़कर जाना ही चाहिए। ठीक है, ताकि उतना को पढ़ करके आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ये 5 से 6 दिन के अंदर ही हमारा जो अंग्रेजी का टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाए और हमारा एग्ज़ाम में मैक्सिमम हम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम पहले 2018 के इंग्लिश के जो प्रश्न थे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको अभी तक तैयार कर लेना चाहिए। इस 5-6 दिन के अंदर एक बार अवश्य पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है कि हाउ मेनी एडजेक्टिव्स आर देयर इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे हमको एक सेंटेंस दिया है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक सेंटेंस दिया है। क्या है सेंटेंस? कि आई नीड टू फाइंड अ न्यू कार दैट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू रन देन माई ओल्ड वन। मतलब इस सेंटेंस में दिया गया, इस सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव है, कितने विशेषण हैं, हमको वो बताना है। ठीक है, तो पहले आपको विशेषण पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है। देखिए, जो एडजेक्टिव या विशेषण जो होता है एक ऐसा शब्द होता है जो कि हमको नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर कह लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बतलाने का कार्य करता है। इसलिए हम उसको एडजेक्टिव या फिर विशेषण कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर आपको पहचानना है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन को की विशेषता को बतला रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, आई नीड टू फाइंड अ न्यू कार। ठीक है, कार क्या है? एक नाउन है, परंतु यहाँ पे एक शब्द क्या आपको मिल रहा है? न्यू। ठीक है, मतलब कार तो है ही, साथ में एक नया कार की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब न्यू जो है इस कार की विशेषता बतला रही है। तो पहला जो वर्ड है हमारा न्यू, ये क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव हो गया। फिर आगे गए, दैट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू रन। अब मतलब ये दैट इज़ किसकी बात कर रहा है? दैट क्या है? प्रोनाउन है। किसकी बात कर रहा है? तो उस कार की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो उस कार की ही क्या बात कर रहा है कि दैट इज़ लेस एक्सपेंसिव। मतलब वो कार जो है क्या होना चाहिए? लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए। तो लेस एक्सपेंसिव जो है ये भी एक तरह का क्या है? विशेषण ही है। यहाँ पे हमारा विशेषण की तरह कार्य कर रहा है। तो पहला जो विशेषण था वो था न्यू, दूसरा विशेषण जो हो गया वो लेस एक्सपेंसिव। और आगे चलते हैं, टू रन देन माई ओल्ड वन। ओल्ड वन जो यहाँ पे बोल रहा है एक्चुअली में एक कार की, जो पुरानी कार है उसकी बात कर रहा है। तो पुरानी जो कार है उसमें भी क्या बता रहा है कि कैसी कार है? वो पुरानी कार है, ओल्ड कार है। इसलिए जो तीसरा जो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। इस प्रकार इस सेंटेंस के अगर अंदर देखा जाए तो टोटल 3 विशेषण आपको देखने को मिल रहा है, एडजेक्टिव न्यू, लेस एक्सपेंसिव और ओल्ड। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा। तो एग्ज़ाम में आपसे एडजेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि कितने एडजेक्टिव्स हैं या फिर कौन इसमें एडजेक्टिव है, तो ये भी आपको बनना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब हम दूसरा प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर वेटिंग। एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये हमको एक्टिव वॉइस में एक्चुअली में दिया है। ठीक है ना, यह क्या है? एक एक्टिव सेंटेंस है। अब इसको हमको क्या करना है? इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर बदलना है।
ठीक है, क्या है, द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, जो प्रिंसिपल है स्टाफ मेंबर को वेट करवा रहा है। अब उसका पैसिव क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए जब भी एक्टिव पैसिव की बात आएगी तो अगर आप ध्यान से अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करने का आइडिया आपको पता है, अगर जितने भी ऑप्शंस है वो चारों ऑप्शंस को ध्यान से पकड़ेंगे तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, द स्टाफ मेंबर्स वेयर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। इसमें बाय का यूज़ हो जाता है, तो अब मैं यहाँ पे उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जो एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव बदलने का जो प्रोसेस है वो एक छोटा सा वीडियो के अंदर नहीं बताया जा सकता। इसके लिए एक अलग से एक बहुत लंबा समय की ज़रूरत पड़ेगा, ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा एक्टिव टू पैसिव। अगर आप टेंस अच्छे से नहीं जानते हैं तब भी आपके लिए प्रॉब्लम की बात है। तो इसका जो मैं बस सही आंसर बता रहा हूँ कि द स्टाफ मेंबर्स वेर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं कभी ना कभी वीडियो बना दूंगा कि एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस अभी तक के लिए बस याद रखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया जिसमें यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया गया। यहाँ पे क्या होगा सही, द फोन डैश, कैन यू आंसर इट प्लीज़। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, रिंग्स, रिंग, रैंग और इज रिंगिंग। इसमें से कौन सा यहाँ पे होना चाहिए, तो द फोन रिंग्स नहीं, यहाँ पे क्योंकि आगे का जो सेंटेंस है कैन यू आंसर इट प्लीज़, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आपका फ़ोन बज रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि आपका फ़ोन बज रहा है, इसका उत्तर दे सकते हैं या फिर उठा सकते हैं क्या फ़ोन। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रही है, मतलब फ़ोन अभी बज रहा है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि द फ़ोन इज़ रिंगिंग। ठीक है, द फ़ोन इज़ रिंगिंग। अब जब रिंग कर रहा है तब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कैन यू प्लीज़ आंसर इट, क्या आप उठा सकते हैं फ़ोन को। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इज़ रिंगिंग होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच हमको इसमें बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो इनकरेक्टली है। ठीक है, मतलब सही से ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया इनडायरेक्ट फॉर्म में। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट का दिया है, ही सेड कीप द गेट क्लोज्ड। ठीक है, उसने कहा कि दरवाज़ा को बंद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे कई तरह से इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया जा सकता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, चार में से तीन क्या है, एकदम सही है, परंतु एक ऐसा जो है वो सही तरीके से क्या बोलते हैं उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया गया, तो वो गलत वाले को हमको बताना है, क्योंकि लिखा है सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। क्या बोला है, चूज़ द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो गलत तरीके से यहाँ पे इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म किया गया उसको पता करना है। तो पहला है ही टोल्ड देम दैट दे वेयर टू कीप द गेट क्लोज। ठीक है, पहला। दूसरा, ही टोल्ड देम दे मस्ट कीप द गेट क्लोज। और तीसरा है ही टोल्ड देम टू कीप द गेट। और चौथा, ही टोल्ड देम क्लोज द गेट। यहाँ पे हमको इतना सारा चीज़ दिया है, तो इसमें गलत कौन सा हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए इसको सेंटेंस को पकड़िएगा, ही सेड कीप द गेट क्लोज्ड, ये भी पास्ट का है और ये भी पास्ट का है। तो जब इसका आप कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट में ही बनेगा। यहाँ पर देखेंगे ही टोल्ड देम दे वेयर टू कीप द गेट क्लोज्ड, तो यहाँ पे पास्ट का है, यहाँ पे भी गेट क्लोज्ड पास्ट का है, ये भी पास्ट का है। परंतु जो चौथा है देखेंगे ही टोल्ड देम क्लोज द गेट, उसने कहा कि गेट को क्लोज रखो, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स है जो मैं कन्वर्ट कर मतलब जो आपको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन जिसका बता रहा हूँ, इन सब का इन सारे टॉपिक्स को ही आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, एग्ज़ाम में जाना है अगर आप बहुत कम समय में अगर तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपको डिस्कस करके बताऊँगा ही कि कौन सा जो है हम कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। ठीक है ना, चलिए पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है हमारा कि चूज़ द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु सेल्स द मेडिसिन। मतलब जो मेडिसिन बेचता है, जो दवाइयाँ या फिर ड्रग्स बेचता है, उसको क्या कहते हैं, कोलायर, केमिस्ट, क्यूरेटर या फिर लेपिडिस्ट।
क्या कहते हैं? तो ये जो ऐसे लोग जो दवाइयाँ बेचते हैं, जो मेडिसिन बेचते हैं, उसको हम केमिस्ट कह सकते हैं। केमिस्ट के साथ साथ फार्मासिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, फार्मासिस्ट भी कहा जा सकता है, या कई बार इसको ड्रगिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? ड्रगिस्ट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सही है। अच्छा, जो कोलायर क्या होता है भाई, हमको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या पता अगले बार कोलायर पूछ दे। तो कोलायर मतलब याद रखिएगा कि अ कोल माइनर, कोल माइनर, ठीक है, मतलब जो कोल का जो खान होता है उसको खुदाई करने वाले क्या होते हैं? कोल माइनर कहलाते हैं। या फिर ऐसा शिप, अ शिप फॉर कैरिंग कोल्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा शिप जो क्या करता है? कोल या फिर कोयला को कैरी करता है, ढोता है, उसको भी कोलायर कहा जाता है। क्यूरेटर क्या होता है? तो क्यूरेटर जो होता है उसको हम कस्टोडियन कह सकते हो, मतलब जो किसी चीज़ की देख रेख करता है, कस्टोडियन, ठीक है। जैसे कि कोई ग्रुप है या फिर कोई म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी है, उसका कस्टडी करने वाला क्या? क्यूरेटर कहलाता है। जैसे कस्टडियन ऑफ ए म्यूज़ियम या फिर कस्टडियन ऑफ ए लाइब्रेरी, उसको हम क्यूरेटर कह सकते हैं। और जो लेपिडिस्ट होता है एक स्किल्ड वर्कर होता है, जो क्या करता है? जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं, जो प्रीसियस स्टोन होते हैं, उसको काटने का काम करता है, उस पर इनग्रेव करके, कटिंग करके अच्छा अच्छा डिजाइन देता है, उसको लेपिडिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो लेपिडिस्ट क्या होता है? पहली बात तो स्किल्ड वर्कर होता है। किस चीज़ का स्किल्ड वर्कर? तो जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, जो बहुत मूल्य पत्थर होते हैं, उनको क्या करना है? उसमें इनग्रेविंग करना है, ठीक है, ग्रेविंग करने के साथ साथ या फिर उसको कटिंग करना है, अच्छा डिज़ाइन देना है, तो उसको हम लेपिडिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब जो छठवां प्रश्न है आज का कि चूज़ द वर्ड ट्रीटेड एज ए सिंगुलर, ऐसा वर्ड बताओ जिसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। पीपल, कैटल, सीजर्स या फिर न्यूज़। तो पीपल मतलब लोग हो जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो प्लूरल फॉर्म में ही होगा। कैटल जो होता है वो पशुओं का समूह जो होता है उसको हम कहते हैं, तो ये भी प्लूरल फॉर्म में है, तो पीपल, कैटल, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। सीजर्स, सीजर जो है ये भी क्या होता है? कैंची, कैंची जो होता है दो होता है, ठीक है, मतलब इसमें देखेंगे तो दो फॉर्म में रहता है, तो ये दोनों को एक साथ हमेशा सीजर्स के रूप में लिखा जाता है। एक को सीजर नहीं कहते, हमेशा सीजर्स कहा जाता है। मतलब कह सकते हो कि ये भी जो है प्लूरल की तरह ही यूज़ करते हैं, परंतु जो न्यूज़ होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो न्यूज़ है ये हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, या फिर कह लीजिए कि अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के अंदर आता है न्यूज़, ठीक है, याद रखिएगा। तो न्यूज़ ही क्या है? एक तरह का सिंगुलर फॉर्म होता है, जो कि सिंगुलर की तरह यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है ना। चलिए सातवां प्रश्न है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर बिलीफ इन वन वर्ड। मतलब ऐसे लोग या फिर ऐसा मतलब समूहों, ऐसा लोगों का एक समूह, ठीक है, या फिर ऐसे बिलीफ रखने वाले जो केवल एक ही गॉड पे भरोसा रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? एथिज्म, पैंथीज्म, पॉलीथीज्म या फिर मोनोथीज्म। तो यहाँ से आप अच्छे से पकड़ सकते हैं, वन जो वर्ड है, ये वन वर्ड के लिए एक वर्ड होता है मोनो, मोनो का मतलब एक, और ये सब में देखेंगे तो यहीं पर बस मोनो, इसलिए मोनोथीज्म कहलाता है। मोनोथीज्म का मतलब एक ऐसे लोगों का समूह या फिर ऐसा विश्वास जो केवल एक ही भगवान पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हो, ठीक है। एथिज्म क्या होता है? तो एथिज्म जो है नास्तिक लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। एथिज्म क्या मतलब? ऐसा बोलते हैं कि मतलब भगवान का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। एथिज्म का मतलब क्या होता है? इनका एक ऐसा बिलीफ होता है कि ये बिलीफ नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, मतलब भगवान का जो एग्जिस्टेंस होता है उसको ये बिलीफ नहीं करते, एथिज्म लोग, नास्तिक लोग। वहीं पे जो पैंथीज्म होते हैं ये ऐसा बिलीफ करते हैं, इनका ऐसा बिलीफ होता है कि जो भगवान है, गॉड है, वो सभी, ठीक है, ऑल नेचुरल थिंग्स के अंदर होते हैं, सभी नेचुरल जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं उनके अंदर भगवान रहते हैं, इसलिए इसको हम पैंथीज्म कहा जाता है। और पॉलीथीज्म मतलब पॉली जो होता है एक से ज़्यादा गॉड, मतलब जो बहुत सारे मैनी गॉड्स के बारे में, मोर देन वन गॉड्स, ठीक है, जो एक से ज़्यादा भगवान के प्रेजेंस के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में विश्वास करते हो, या एक से ज़्यादा भगवान के विश्वास करते हो, उसको हम पॉलीथीज्म कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोथीज्म, ठीक है, याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है आज का, द मैस्कुलिन फॉर द बी, ठीक है। बी क्या है? एक बोल लो,
कि ये फेमिनिन जेंडर है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, तो इसका मैस्कुलिन क्या होता है? ड्रोन, ड्रैक, विक्सेन या फिर एबोट क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ए जो होता है ड्रोन होता है, ठीक है, ये क्या हो गया? ड्रोन, जो कि बी का मैस्कुलिन जेंडर है, याद रखिएगा। बी क्या है? एक फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है, उसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? ड्रोन होता है, ठीक है। मतलब मादा मधुमक्खी जो होता है, सॉरी, नर मधुमक्खी को ड्रोन और मादा मधुमक्खी को बी कहा जाता है, याद रखिएगा। ड्रेक क्या है? तो जो ड्रेक होता है वो एक तरह का जो मेल डक होता है, ठीक है, मेल, मतलब जो नर बतख होता है उसको हम ड्रेक कहते हैं। जो मादा बतख होती है ना उसको केवल डक कहा जाता है, ठीक है। बतख जो हम डक बोल रहे हैं वो क्या है? फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है, लेकिन जो ड्रेक है वो क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है इसका। तो आप ये दोनों याद रखिएगा, आपसे कन्वर्सन पूछ सकता है, ठीक है। विक्सेन क्या होता है? याद रखिएगा, जो विक्सेन है एक तरह का कह लो कि फीमेल फॉक्स, ठीक है, जो मादा भेड़िया होती है उसको विक्सेन कहा जाता है, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि जो जंगल में रहने वाले जो लोमड़ी होते हैं, वाइल्ड फॉक्स जो होते हैं, जो नर वाले होते हैं उनको डॉग कहा जाता है, वाइल्ड डॉग कहा जाता है। फॉक्स यूज़ करते हैं, लेकिन फॉक्स में दोनों आ जाते हैं, लेकिन केवल अगर नर वाले की बात करेंगे तो वाइल्ड डॉग कह लो या फिर फॉक्स ही कह लो, परंतु जब उसकी मादा वाली फीमेल या फेमिनिन जेंडर की बात करते हो तो विक्सेन होता है, ठीक है। और लास्ट जो बच गया चौथा, वो क्या है? एबोट। एबोट जो होता है कि जो कैथोलिक चर्च होते हैं ना, याद रखिएगा यहाँ पे, जो कैथोलिक चर्च होते हैं, ठीक है, कैथोलिक चर्च के अंदर जो बहुत सारे जो मोंक होते हैं, ठीक है, जो उनमें सबसे हेड होता है, ठीक है, मोंक का जो सबसे हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? एबोट कहते हैं। मतलब सबसे जो सुपीरियर वाला, ठीक है, सबसे सुपीरियर वाला जो हेड होता है उसको एबोट कहा जाता है, ठीक है। ये मेल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो वहाँ पे मेल साधु संत होते हैं कैथोलिक चर्च के अंदर उनको मोंक कहा जाता है, लेकिन जो फीमेल या फेमिनिन उनका जो होता है मोंक का क्या होता है? नन होता है, ठीक है। तो जो इनके अंदर जो नन हो गए या फिर महिलाओं के अंदर जो सबसे हेड रहते हैं उनको एबीज कहा जाता है, ABBESS, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि एबॉट क्या हो गया? ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया, और जो एबीज हो गया ये क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर हो गया, ठीक है। और जो मॉन्क होते हैं, मॉन्क का सबसे जो सुपीरियर या हेड होता है, मॉन्क क्या है? ये मेल वाला मैस्कुलिन है, तो मेल जो मॉन्क होंगे, मॉन्क का फेमिनिन क्या होगा? नन होगा, याद रखिएगा। तो नन में जो सुपीरियर होंगे उनको एबीज, और जो मॉन्क में सुपीरियर होंगे उसको हम क्या कहते हैं? एबॉट कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ड्रेन होगा, सॉरी ड्रोन, ठीक है। नौवां प्रश्न है आज का, चूज द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेलिंग, मतलब चारों में से कौन सा स्पेलिंग है जो करेक्टली स्पेल किया गया है, सही स्पेलिंग लिखा गया इंजीनियरिंग का। तो इसका आप बहुत इजी है, तो आपका इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, ENG के बाद INEERING, इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। बाकी इंजीनियरिंग में डबल N नहीं होता इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल E लिखा हुआ इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे डबल G लिख दिया इसलिए गलत होगा। ये जो है एकदम प्रॉपरली करेक्ट है, ठीक है। तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट जो 10वां प्रश्न है 2018 में पूछा गया, इंसर्ट द करेक्ट प्रोनाउन इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे प्रोनाउन बताना है। द 2 चिल्ड्रेन वर वेटिंग फॉर डैश फादर टू रिटर्न, मतलब 2 बच्चे जो है उनके पिताजी के रिटर्न करने के या वापस आने के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर एक ही बच्चा रहता, 1 चाइल्ड रहता, तो उसके फादर के लिए हम क्या यूज़ करते? हिज फादर यूज़ करते, ठीक है। तो ये वाला सही होता अगर एक चिल्ड्रन या फिर एक चाइल्ड रहता तो, परंतु यहाँ पे 2 चाइल्ड इसलिए गलत हो जाएगा। हर तो यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हर में भी यहाँ पे जो चाइल्ड होता अगर फीमेल वाली होती, ठीक है, कोई लड़की रहती तब उसके लिए हम हर यूज़ करते, इट्स यूज़ होगा नहीं। अब प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे है तो इसके लिए जो प्रोनाउन भी होगा उसके फादर के लिए वहाँ पे देयर का यूज़ किया जाएगा, प्लूरल वाला फॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, द 2 चिल्ड्रेन वेर वेटिंग फॉर देयर फादर टू रिटर्न, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस प्रकार हमने 2018 में आए हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, ठीक है। अब इन्हीं 10 प्रश्नों के बेसिस पर हम ये निकाल सकते हैं, ये हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ से एग्ज़ाम में जो इस बार जो 24 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो आपके पास क्योंकि समय 5 से 6 दिन है तो आप पूरा का पूरा इंग्लिश तो पढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पे कुछ मैं टॉपिक्स आपके लिए दे रहा हूँ जहाँ से आपको पढ़ के जाना है और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपको देखने को मिलेगा। 5 से 7 क्वेश्चन 10 में से ज़रूर बना लेंगे अगर ये कुछ टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, आपको भी नोट डाउन करते चलना है। तो पहला आपको पढ़ना है नंबर, ठीक है। क्या पढ़ना है? नंबर। नंबर का मतलब सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, याद रखिएगा। सिंगुलर और प्लूरल से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दूसरा आपको जो पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे अभी एथिज्म पैंथिज्म वाला देखे तो वहाँ से याद रखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ना है। तो 2 टॉपिक हो गया। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है स्पेलिंग एरर, ठीक है। जो मैं टॉपिक जिस सीक्वेंस में पढ़ रहा हूँ बता रहा हूँ उसी को आपको पढ़ के जाना है। स्पेलिंग एरर जैसे ये वाला 9th क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही को अलग अलग दिया, आपसे हो सकता है कि 4 अलग अलग स्पेलिंग दे दे अलग अलग वाला और उसमें बता देगा कौन सा गलत है कौन सा सही पूछ देगा। तो यहाँ पे 3 हो गया, सिंगुलर टू प्लूरल नंबर, दूसरा हो गया वन वर्ड और तीसरा हो गया स्पेलिंग एरर। चौथा जो कि हर एक एग्ज़ाम व्यापम में पूछा जाता है एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव भी पूछा जा सकता है आपसे और पैसिव से एक्टिव भी पूछा जा सकता है। और 5वां याद रखना है नरेशन या फिर स्पीच कह लीजिए, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो 5 हो गया। और 6वां एक लास्ट याद कर लीजिएगा एटलीस्ट, क्योंकि इतना जल्दी में, अच्छा 2 और बताता हूँ। 6वां में आपको पढ़ना है जेंडर, ठीक है, लिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, न्यूटर जेंडर क्या होता है, इन सारे से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्योंकि अभी पहले हम थोड़ा देर पहले क्वेश्चन एक किए हैं इस पर। तो 6 हो गया। और 7वां आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी अगर जाएं तो एडजेक्टिव जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ लीजिए आप वहाँ से, एडवर्ब पढ़ लीजिए, ठीक है, ठीक है। एडवर्ब के बाद एक चीज़ और पूछ लीजिए, लास्ट देख लीजिए यहाँ पे आर्टिकल एक पढ़ के जाना, ठीक है। आर्टिकल से भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है और गलत भी लोग करते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल, आर्टिकल यहाँ 3 तरह होता है, ए, एन और दी या फिर द, ठीक है। तो याद रखिए इसमें। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सा। पहले नंबर पढ़ लीजिए, पहले वन वर्ड पढ़ लीजिए, स्पेलिंग एरर, इसके बाद आर्टिकल, ठीक, आर्टिकल 4थे नंबर पर पढ़िए। इसके बाद एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जेंडर, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब। ये वाले टॉपिक को अगर छोड़ भी देंगे तो, क्योंकि इतना जल्दी तो आप कर नहीं पाएंगे, इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस होगा। अगर आपके पास टाइम मिलता है करना है तो आप कर सकते हैं, परंतु ये जो मैं टॉपिक 8-9 टॉपिक बताया इतना को एक बार अवश्य पढ़ के जाएं। अगर इतना करके जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि 10 में से 6 क्वेश्चन तो आपका ज़रूर सही होगा, क्योंकि इतना ही से क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है क्या, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। एक हिंदी का भी वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि क्या क्या पढ़ना है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, समय कम बचा है, अपना समय की बर्बादी नहीं करें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।